नमस्कार मित्रों, बात है 10 अप्रैल 1912। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसमें हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स तक अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। इसमें जो लग्जरियस इस्तेमाल करी गई है वो दिल दहला देने वाली। उस जमाने में शिप को बनाने में जो कास्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगे। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया है इस जहाज को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल भी माना जाता है। ये एक ऐसी जहाज है ये कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि जो इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर कि उन्होंने पब्लिक में आकर ओपनली ये चीज कहा था, ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पे रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। अन्य जिस अटलांटिक ओशियन पर तैर के ये टाइटैनिक सिर्फ अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पे आइस मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ पहाड़, आइस बर्फ जो खतरा है इस जहाज के लिए। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपना कोर्स को 2 बार बदलती है लेकिन अपना स्पीड कम नहीं करती है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और वो टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढलता है और रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में बहुत ही खास बात है कि चांद बाहर नहीं आया था, बिना मून के, कोई मून लाइट नहीं थी, इसलिए विजिबिलिटी बहुत कम थी उस रात को। जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी ज्यादा हाइट पे हो, लुकआउट पॉइंट कह सकते हो इसे। यहाँ पे किसी को बैठा के रखा जाता है क्योंकि जहाज के सामने नजर रख सके कि आगे सामने क्या आ रहा है। तो बंदा यहाँ पर बैठा था, उसे बहुत ज्यादा ही ठंड का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ही तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही, पर से रात का वक्त था, जो ठंडी हवाएं चलने लग रही थी उसकी वजह से आंखों से आंसू आने लग रहे थे। इसकी वजह से और भी मुश्किल हो रहा था आगे देखना। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा जो आगे स्ट्रोक नेस्ट में बैठा है, ये अचानक अपने सामने देखता है एक बड़ा सा आइसबर्ग आ चुका था। तो ये जल्दी से जाके 3 बार घंटे पे आता ताकि नीचे जो बैठे लोग हैं सो सुन सके, और फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर को ब्रिज पर और चिल्लाकर कहता है सामने हमारे आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस मैसेज को सुनते हैं और इंजन रूम में जाके संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 पे ये जहाज जाके उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. It sank very quickly. ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाई 400 फीट था और ये फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था, और हाइट में ये क्रॉस नेट तक आ रहा। आइसबर्ग के साथ ये टकराव जहाज के फ्रंट राइट साइड हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बोग हुआ। आखिर बोग जहाज का कौन सा हिस्सा होता है? फोटो में आप देख सकते हैं सामने वाला हिस्सा होता है बोग। उसके बाद ये पहुंचते हैं ये देखने की जहाज को कितनी चोट पहुंची। देखा तो अब ये पता चला कि जहाज तो डूब जाएगा। वो कम्प्लीटली शॉक हो गई है देखकर। उन्हें लगता था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, लेकिन जो जहाज काल है उसकी मेन बॉडी उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर गया तो जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जहाज तैरता रहेगा। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रिज हो चुके थे। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजो रेडियो पर। जो आसपास जहाज होंगे वो शायद मैं सिग्नल को पकड़ लें और शायद हमें बचाने आ जाएं। यहाँ पे जैक फिलिप हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं।
लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और भेजते हैं और भेजते हैं। कोई तो ऐसा जहाज होगा जो हमारे सिग्नल को पकड़ ले। इसके बाद एक जहाज जिसका नाम था RMS कैपिचिया, ये टाइटैनिक जहाज के सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पे टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करते हैं और कहते हैं चलो जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ा जाए, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि ये जहाज पास था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर की दूरी पे। अगर ये अपने टॉप स्पीड पे भी जाए तो फिर भी इसे वहां तक पहुंचने में 3.5 घंटे लगेगा। क्या 3.5 घंटे में ये उन्हें बचा पाएंगे? इसके बाद कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को शिप में मौजूद लाइफ बोट्स में बैठाया जाए। लेकिन टाइम के साथ साथ अब एक के बाद एक कंपार्टमेंट में पानी भरते गए। जहाज अब टिल्ट होने लगा। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था जहाज के आगे वाले हिस्से में कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा है वो पानी के अंदर डूब चुका था। जब जहाज का डिप इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थे इस शिप में। रात के 2:05 पे आखिरी लाइफ बोट्स उतारी जाती है इस टाइटैनिक से पानी के अंदर। जहाज में अभी भी 1500 लोग बचे हैं। उसके बाद करीब 2:20 पर ये जहाज 2 टुकड़ों में डूब जाता है और पानी में डूब जाता है। Crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग अपोलो 11 मिशन वाला वीडियो भी जाके देख सकते हैं आप लोग इस चैनल में, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।